हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और लेकर आ गया हूं अगला रैपिड रिवीजन का चैप्टर जो कि है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये जो रंगीन दुनिया है जो कि आप अपनी आंखों की मदद से देख पाते हो, देखते हैं आपकी आंख के अंदर क्या है और ये जो दुनिया है वो इतनी रंगीन क्यों है। चलिए आज जानते हैं, बट उससे पहले मैं आपको वन शॉट के अंदर इस टॉपिक को पूरा पढ़ा चुका हूं, बट आज हम कर रहे हैं 15 मिनट के अंदर रैपिड रिवीजन, यानी फटाफट से सारी चीजों को रिवाइज करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बताता चलूंगा, तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखना। पहली ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है ये स्टार्ट होता है ह्यूमन आई से। ह्यूमन आई का जो डायग्राम है ये बहुत ज्यादा खुद में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस डायग्राम को हम समझते हैं फटाफट से। पहली चीज तो ये डायग्राम तुम्हें याद कर लेना है, बनाने को आ सकता है। अगली चीज, इसके अंदर इसके जो पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स के जो फीचर हैं वो भी पूछे जा सकते हैं, तो एक एक करके पार्ट जानते हैं। इमेजिन करो एक लाइट रे आई, सबसे पहले लाइट रे आएगी, ये जो आपको दिख रहा है ना इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। तो सबसे पहले आपकी लाइट रे एंटर करती है कॉर्निया से। तो कॉर्निया क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी है, आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट। सबसे पहला वाला पार्ट है और इसका मेन काम क्या होता है? रिफ्रैक्शन, यानी लाइट की बेंडिंग को करवाना। ये क्या करवाता है बेटा? लाइट की बेंडिंग को। अब लाइट बेचारी अंदर आई तो उसे फ्लूइड मिला। ये जो आप फ्लूइड देख पा रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं बेटा एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं बेटा? एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर का मेन काम क्या होता है? ये थोड़े न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, कहां पर होता है? कॉर्निया और लेंस के बीच में, और न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करता है और इसकी शेप को मेंटेन करता है। अब लाइट अंदर आई, अब उसे यहां पर मिलता है एक दरवाजा, यानी एक छेद, एक होल, और उस होल को हम बोलते हैं क्या? उस होल को हम बेटा बोलते हैं प्यूपिल। और प्यूपिल का बड़ा भाई आइरिस। क्यों बड़ा भाई? कि आइरिस जो है प्यूपिल को कंट्रोल करता है। जैसे आपने देखा होगा, ये जो आपकी आंख का पार्ट होता है ना जिससे आप देख पाते हो, जब लाइट बहुत ज्यादा होती है तो ये जो प्यूपिल होता है ये छोटा सा हो जाता है ना, और जब लाइट कम होती है प्यूपिल बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि होता क्या है ना, आइरिस जो है उसकी शेप को, इसके साइज को कंट्रोल करता है। तो याद रखना प्यूपिल का मेन काम क्या है? प्यूपिल का मेन काम आप याद रखना, स्मॉल ओपनिंग जिससे कि लाइट अंदर आएगी। आइरिस क्या करेगा? आइरिस एक टाइप का मस्कुलर टिश्यू है जो कि किसको कंट्रोल करेगा? आपके प्यूपिल को कंट्रोल करेगा। चलिए, अब यहां से लाइट अंदर आ गई, लाइट जैसे ही अंदर आई तो उसे मिल जाएगा लेंस, है ना। कौन सा लेंस है? देख के पता नहीं चल रहा? अरे कॉन्वेक्स लेंस भाई, पढ़ा तो था पिछले चैप्टर में। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा? लाइट को कन्वर्ज करेगा। बट लेंस के भी बड़े भाई हैं। कौन है बड़ा भाई? ये आप ऊपर देख पा रहे होगे, ये हैं आपके सिलेरी मसल्स। क्या है? ये हैं आपके सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स बेसिकली क्या होते हैं ना, ये लेंस की फोकल लेंथ को बदलते हैं, और इसी प्रोसेस को हम अकोमोडेशन ऑफ आई बोलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे भी। बट ये जो है कंट्रोल करके रखते हैं कि लेंथ मोटा होगा पतला होगा। कौन कंट्रोल करेगा? सिलेरी मसल। ठीक है, अब यहां से क्या होता है, लाइट जो होती है आपकी रिफ्रैक्ट हो जाती है, और ये जो है रेटिना, यहां पर जाकर आपकी इमेज बनती है। तो याद रखना, इमेज कहां बनती है? रेटिना पे। रेटिना होता क्या है? एक टाइप की रेटिना आपकी स्क्रीन होती है। क्या होती है? एक स्क्रीन होती है जिसपे कि आपकी इमेज बन रही होती है। अब इसके पास दो टाइप के सेल होते हैं, एक सेल होते हैं रॉड और एक होते हैं कॉन्स। रॉड क्या काम करते हैं? रॉड का मेन काम होता है लाइट की इंटेंसिटी को पहचानना, यानी लाइट कम है ज्यादा है कैसे पता चलेगा? रॉड सेल की मदद से। उसके बाद कॉन्स, कॉन्स क्या करते हैं? कॉन्स ये बताते हैं कि कलर कैसा है। जैसे कुछ लोग कलर ब्लाइंड होते हैं, पता है क्यों होते हैं? क्योंकि उनके जो रेटिना है ना उसपे कौन सेल कम होते हैं, इस वजह से उन्हें कुछ कुछ कलर नहीं दिख पाते। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आ गया। अब ये जो इमेज बनती है ना बेटा, याद रखना है, पता है कैसी बनती है? उल्टी बनती है, क्योंकि हमने कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, रियल और इन्वर्टेड। बहुत बढ़िया। तो यानी ये उल्टी बनती है। अब ये उल्टी बनती है ना, तो पता है क्या होता है? ब्रेन पे इस इमेज को लेके जाती है ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व का मेन काम क्या? ऑप्टिकल नर्व का है इंफॉर्मेशन को कहां पर लेके जाना? रेटिना से ब्रेन तक लेके जाना। और ब्रेन क्या करता है? ब्रेन जो है वो इमेज को सीधी करता है, समझता है, और आपको दिखने लगती हैं वो इमेजेस। ठीक है, अब इनके बीच में भी एक फ्लूइड होता है। ये जो फ्लूइड देख रहे हो इसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर का मेन काम क्या होता है? मेन काम होता है इसका न्यूट्रिएंट्स देना, उसके साथ साथ आई शेप को मेंटेन करना। अच्छा, एक पार्ट और रह गया जिसको हम बोलते हैं स्केलेरा। क्या बोलते हैं? स्केलेरा। स्केलेरा क्या होता है? जो आउटर कवरिंग आप देख पाते हो आंख के अंदर, व्हाइट कलर की जो आउटर कवरिंग होती है, टफ कवरिंग जो होती है, इसका मेन काम होता है प्रोटेक्शन देना, आंख को बचा के रखना। ठीक है, तो स्क्लेरा का मेन काम होता है प्रोटेक्शन देना। तो ये हो गई आपकी पूरी की पूरी आई। अब हम बढ़ रहे हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कि अकोमोडेशन ऑफ आई। यानी ये क्या प्रोसेस है? पावर ऑफ अकोमोडेशन होता क्या है? देखो, इट इज अ एबिलिटी ऑफ आई, मतलब ये आई की एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी मदद से वो जो आई का लेंस है ना वो अपनी फोकल लेंथ बदल लेता है। किसकी मदद से बदलता है? सिलेरी मसल्स की मदद से बदलता है। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं एकोमोडेशन ऑफ आई। और ये सवाल बार बार पूछा जाता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, एकोमोडेशन ऑफ आई क्या होता है, बार बार पूछा गया है। तो समझ लेना ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, फटाफट से डाउनलोड कर लेना, बट पहले लेक्चर देख लो। अगला पॉइंट, दो प्रकार के पॉइंट होते हैं, नियर पॉइंट, फार पॉइंट। फार पॉइंट तुम कितनी दूर तक देख सकते हो? भैया हम तो चांद सितारे सब देख सकते हैं, तभी तो गाने बने तेरे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, यानी हम इनफाइनाइट तक देख सकते हैं। तो हमारा फार पॉइंट क्या होगा? मैक्सिमम पॉइंट है इनफाइनाइट। नियर पॉइंट क्या है?
कितनी पास तक देख सकते हो? आप थोड़ा पास लाओगे तो आप चीजों को ब्लर देख पाओगे, अच्छे से नहीं देख पाओगे। तो नॉर्मली ह्यूमन का नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। तो बेसिकली नियर पॉइंट क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, कितने पास तक हम क्लियरली देख सकते हैं उसको हम बोलते हैं नियर पॉइंट। अब समझना मेरी बात, ये पावर ऑफ अकोमोडेशन होता कैसे? इमेजिन करो तुम्हें किसी चीज को देखना जो कि बहुत दूर है। इमेजिन करो तुम किसी ऐसी चीज को देख रहे हो जो कि बहुत ज्यादा दूर है, आप यहां पर देख सकते हो। अब कोई चीज अगर बहुत दूर है ना, तो पता है आपका सिलेरी मसल क्या करेगा? सिलेरी मसल रिलैक्स करेगा और जो लेंस है ना आपका वो ऐसे पतला हो जाएगा। और लेंस जैसे ही पतला होगा तो क्या होगा? आपकी इमेज जो है वो कहां पर? रेटिना पे बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब इमेजिन करो अचानक से तुम किसी चीज को पास में लिया है। अब जब तुम पास में लिया है तो पता क्या करेगा? सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो क्या करेगा? आपके लेंस को थिक बना देगा। जैसे कि उससे क्या होगा? आपकी जो लाइट की जो इमेज है वो कहां पर बनने लगेगी? रेटिना पे बनने लगेगी। तो यानी सिलेरी मसल कभी थिक कर देता है, कभी थिन कर देता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। याद रखना, जब दूर का देख रहे हो थिन हो जाएगा लेंस, और जब पास का देख रहे हो थिक हो जाएगा लेंस। ये पॉइंट याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर लिखा भी है, जो कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन। एक एक करके सारे डिफेक्ट जानते हैं। सबसे पहले आ जाता है मायोपिया। मायोपिया को बोलते हैं नियर साइटेडनेस। याद करने का तरीका बता देता हूं। मायोपिया में MY आता है, यानी माय, यानी ये मेरी प्रॉब्लम है। इमेजिन करो तुम्हारी प्रॉब्लम है, यानी तुम एक बच्चे हो, तुम स्कूल के अंदर लास्ट वाली बेंच पे बैठते हो और तुम्हें ना बोर्ड पे क्लियरली दिख नहीं पाता टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। तो तुम्हें याद रखना है मायोपिया यानी मेरी प्रॉब्लम। मेरी प्रॉब्लम क्या है? मुझे ना दिख नहीं पाता सर क्या लिख रहे हैं। तो यानी इस प्रॉब्लम के अंदर आपको दूर का नहीं दिखाई देता, जबकि पास का दिखाई देता है। किताबें तो पढ़ लेते हो बट दूर का नहीं दिखाई देता ना। तो यानी तुम्हारी प्रॉब्लम, माय प्रॉब्लम, यानी क्या है? मायोपिया। इस प्रॉब्लम में क्या होता है? आपको पास की चीजें तो दिख जाती हैं पर दूर की चीजें नहीं दिख पाती। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम होती क्यों है? और यही सवाल आएगा कि मायोपिया क्या होता है और मायोपिया का रीजन क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं इसके कॉजेस क्या है। पहला कॉज होता है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। यानी समझना, इसमें क्या होता है ना, इसमें कभी कभार आपका जो आई लेंस होता है ना वो बहुत ज्यादा कर्वेचर में आ जाता है, जिससे कि जो आपकी इमेज है ना वो रेटिना पे नहीं बन पाती, रेटिना से पहले बनती है। मान लो ये रेटिना है और इमेज बन रही है यहां पर, इस जगह पर। इस वजह से क्या होता है, कभी कभार इमेज रेटिना पे नहीं बनती तो आपको नहीं दिखता। उसके साथ साथ अलोंगेशन ऑफ आईबॉल, कभी कभार आपकी जो आईबॉल है वो क्या हो जाती है? लंबी हो जाती है। अब लंबी हो जाती है तो रेटिना पे इमेज नहीं बन पाती। अगला देखते हैं करेक्शन। करेक्शन याद रखना, यहां पर लगता है कॉनकेव लेंस, और इसका एक डायग्राम है, अभी मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कॉनकेव लेंस को लगाते हैं। कॉनकेव लेंस याद रखना इस प्रकार से होता है। कॉनकेव लेंस को लगाते हैं जिसकी मदद से इसका करेक्शन हो जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूं इसका पहले डायग्राम, क्योंकि जो डायग्राम्स है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मिनट में आपको डायग्राम दिखाता हूं। देखो सबसे पहले देखते हैं हम किसका, सबसे पहले हम देखते हैं मायोपिया का। मायोपिया का आप डायग्राम देखो। मायोपिया में हो क्या रहा है ना, जब दूर से इमेज आ रही है तो वो ना बन नहीं पा रही रेटिना पे। तो हमने दिमाग लगाया और हमने बोला कि अरे कॉनकेव लेंस लगा देते हैं। कॉनकेव लेंस जैसे ही लगाया, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, जैसे ही लगाया रेटिना पे इमेज बनने लग गई। तो याद रखना विद डायग्राम क्वेश्चन पूछा जाएगा, मायोपिया और उसका करेक्शन। करेक्शन कैसे है? कॉनकेव लेंस। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम की, जो कि है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? दूर का, है ना, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? इसका एक शॉर्ट नेम है, निकनेम है, क्या है? फार साइटेडनेस। अब देखो मायोपिया में तो मेरी प्रॉब्लम थी, मुझे दूर का नहीं दिखता। हाइपरमेट्रोपिया जस्ट अपोजिट है, जिसमें मुझे पास का नहीं दिखता, दूर का दिख जाता है। ठीक है, ये आपके पेरेंट्स को मेजरली हो रही होती है। तो इसमें क्या होता है? आपको पास का नहीं दिखता, दूर का तो दिख जाता है। अब इसके रीजन क्या है? इसके रीजन है फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग। कभी कभार क्या होता है, जो फोकल लेंथ होती है ना लेंस की, वो लंबी होती है, तो जो इमेज बनती है ना वो पीछे बनती है रेटिना के। ये रेटिना है और इमेज जाके बन रही है यहां पर। ठीक है, तो ये होता है। दूसरा क्या है? आई बॉल इज टू शॉर्ट। कभी कभार आई बॉल छोटी रह जाती है, तब भी होता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? यहां पर दूसरा लेंस लगा देंगे, जो कि है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस यहां पर लगा देंगे, इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन हो जाएगा। इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसका डायग्राम भी देख लो फटाफट से, कि जब भी कोई चीज पास आती है तो उसमें लाइट रेज आती हैं। अब क्या हो रहा है ना, कि जो हमारा लेंस है उससे ना इमेज पीछे बन रही है रेटिना के, ये प्रॉब्लम है। हमने क्या करा, बाहर एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया तो इमेज एकदम सही बनने लग गई। कहां पर बनने लग गई? हमारी रेटिना पे। प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये डायग्राम जो थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अब अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आपका प्रेस बायोपिया। क्या है? प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होती है? एक टाइप की ऐसी प्रॉब्लम जिसके अंदर मायोपिया भी है, हाइपरमेट्रोपिया भी है, यानी पास का भी नहीं दिखता, दूर का भी नहीं दिखता। बेसिकली ओल्ड एज में जाकर होता है। रीजन क्या है इसका? मेन रीजन क्या होता है? इसका मेन रीजन होता है वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स। यानी सिलेरी मसल्स टाइम के साथ क्या होता है, जब आप बुजुर्ग होते जाते हो वीक हो जाते हैं। अब जैसे ही वो वीक हुए तो वो अपनी ना पावर को बदल नहीं पाते। लेंस है, सिलेरी मसल वीक हो गया, क्या वो लेंस की बदल पाएगा? लेंस को मोटा और पतला कर पाएगा? नहीं कर पाता। इस वजह से आप देख नहीं पाते। सोल्यूशन क्या है? बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस क्या होते हैं? जिसके अंदर कॉनकेव लेंस भी होता है, कॉन्वेक्स लेंस भी होता है, दोनों को डाल देते हैं। इसके अंदर कोई डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस करेक्शन याद रखना, जो कि होता है बाईफोकल लेंस, जिसके अंदर कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों होता है।
अगली प्रॉब्लम देखते हैं। अगली प्रॉब्लम आपकी आ जाती है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस एक तरीके से नहीं दिख पाती, यानी कैनॉट फोकस ऑन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन होता है सिलेंड्रिकल लेंसेज। कुछ ऐसे लेंसेज आते हैं जिनकी मदद से आप चीजों पे कंसंट्रेट कर पाते हो। अच्छा, इसके अलावा एक प्रॉब्लम और बच गई, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं बेटा कैटरेक्ट। कैटरेक्ट एक ऐसी बीमारी है ना जिसके अंदर क्या होता है ना, आपका जो लेंस होता है वो क्लाउडी हो जाता है। क्लाउडी समझते हो, यानी उसके ऊपर प्रोटीन जम जाता है ना। पहले आपका लेंस ऐसे था, अब वो थोड़ा क्लाउडी हो जाता है, व्हाइट कलर का हो जाता है, उस पर प्रोटीन जम जाता है। ठीक है, क्यों होता है ये, बेसिकली इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। एज रिलेटेड होता है या फिर वीकनिंग ऑफ मसल होता है। इससे क्या होता है ना, आपकी लाइट पूरी तरीके से पास नहीं कर पाती। इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है सर्जरी। इसको हिंदी में मोतियाबिंद भी बोलते हैं, वही होता है आपका कैटरेक्ट। याद रखें कैटरेक्ट भी। चलिए, तो डायग्राम वगैरह मैंने आपको सारे बता दिए। अब एक सवाल आया है कि हमारी आंखें सामने क्यों है ना, पीछे क्यों नहीं है। सामने इसलिए ताकि हम वाइडर व्यू को देख पाए। तो यहां पर लिखा है एडवांटेजेस ऑफ आई हैविंग इन फ्रंट फेस, क्योंकि हम बहुत दूर का देख पाते हैं, ऐसे भी देख पाएंगे, ऐसे भी देख पाएंगे, हम वाइडर देख पाएंगे। ठीक है, और हम दूर से चीजों को देख पाएंगे, इस वजह से हमारी आंखें जो है फ्रंट फेस के ऊपर हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे आई का पोर्शन हो गया, हम कलरफुल वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनते चलो। कलरफुल वर्ल्ड को हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले इतना जान लो, बहुत टाइप की क्या होती हैं, रेज होती हैं। जैसे कि आप तो कुछ कलर्स को देख पाते हो ना, पर ऐसे भी बहुत सारी रेडिएशन है जो कि आप देख नहीं सकते। जैसे कि कुछ होती हैं गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रे, फिर आती हैं विजिबल रेस जो कि तुम देख सकते हो। उसके बाद रेडार, एफएम, बहुत सारी ऐसी रेज हैं जो कि तुम कभी नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो जो विजिबल रेज होती है ना, उनकी वेवलेंथ होती है बेसिकली 380 नैनोमीटर से कितना 700 नैनोमीटर तक। ये बेसिकली क्या है, ये वेवलेंथ है। जस्ट आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं विजिबल लाइट की वेवलेंथ क्या होती है। ठीक है, अब ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अब आ जाता है प्रिज्म। और ये जो डायग्राम है प्रिज्म का, ये बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब समझना प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म एक टाइप का ऐसे ट्राइंगल ग्लास का एक वो होता है। अब इसमें क्या होता है ना, इसके आप देख सकते हो एक एंगल होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म। बेसिकली ये हमेशा 60 डिग्री होता है। ठीक है, अब क्या होता है, यहां पर ना 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, देखो। एक बार लाइट आई, लाइट आई, लाइट आई, लाइट आई। अब क्या हुआ, ये रेयरर था, ये डेंसर था। जब भी रेयर टू डेंसर जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, बहुत बढ़िया, तुम्हें लाइट का कॉन्सेप्ट याद है, तो ये बेंड कर जाती है। अब यहां पर डेंसर है, यहां पर रेयर है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है, तो वापस से बेंड कर जाती है। तो यानी एक प्रिज्म के अंदर एक जब लाइट जाती है तो 2 बार क्या करती है, 2 बार अपने रास्तों को बदलती है। ठीक है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ प्रिज्म इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ और एंगल्स में इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक एंगल होता है जिस एंगल वो बाहर जाती है, उसको हम बोलते हैं ई, यानी एंगल ऑफ इमरजेंस, जिससे बाहर जाती है, इमरजेंट एंगल बोलते हैं या फिर एंगल ऑफ इमरजेंस। अब एक और एंगल इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। वो क्या होता है, देखो, अगर बीच में प्रिज्म नहीं आया होता तो मेरी ये लाइट रे ऐसे जाते 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 पहुंच जाती है ना, बट प्रिज्म आया तो मेरी लाइट ऐसे जा रही है। तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या एंगल है, और उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। यानी जिस रास्ते पे लाइट जा सकती थी बट लाइट अपने रास्ते से डेविएट हो गई, इस वजह से इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। बार बार ये डायग्राम बनाने को आता है और बोलते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। तो याद रखना, एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड इमरजेंट रे। इंसिडेंट रे ये वाली, इमरजेंट रे ये वाली, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आपका एंगल ऑफ डेविएशन। याद रखना। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कि आपकी व्हाइट लाइट 7 अलग अलग रंग में टूट जाती है। आपको याद होगा, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अगर मैं एक व्हाइट लाइट को प्रिज्म से निकालूं तो अलग अलग 7 रंग के अंदर टूट जाएगा, है ना। और वो जो 7 रंग होगा उसको कलेक्टिवली मैं क्या बोलूंगा, स्पेक्ट्रम बोलूंगा। स्पेक्ट्रम क्या होता है, बैंड ऑफ 7 कलर। ठीक है, अब यहां पर ये जो डायग्राम है ना बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। कलर को याद करने के लिए क्या ट्रिक है, नीचे से स्टार्ट करना और लिखना स्टार्ट करना, नीचे से स्टार्ट करना और लिखना स्टार्ट करना। VIB विबग्योर, है ना, VIB GGYOR। यानी सबसे नीचे होगा वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। ऐसे याद करो विबग्योर, है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन सैंपल पेपर के अंदर भी आया हुआ है, आप देख सकते हो सीबीएसई के सैंपल पेपर के अंदर। क्योंकि इसके अंदर ये डायग्राम बोला और बोला कि जब डिस्पर्जन होता है एक प्रिज्म की वजह से तो सबसे नीचे कौन सा कलर होता है, सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है। तो नीचे होता है वॉयलेट और सबसे ऊपर होता है आपका रेड, जो कि आप याद कर सकते हो विबग्योर से। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो जिसकी वेवलेंथ बेटा सबसे ज्यादा है ना, वो कम डेविएट होगा, वो कम मुड़ेगा। यानी आप देख सकते हो सबसे कम कौन डेविएट हुआ है अपने पाथ से, वो हुआ है रेड, जबकि सबसे ज्यादा कौन हुआ है, वो हुआ है वॉयलेट। तो जिसकी वेवलेंथ, याद रखना, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका डेविएशन कम, और जिसकी वेवलेंथ
कम, उसका डेविएशन ज्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये सवाल पूछा जाता है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि डिस्पर्जन क्या होता है और कैसे हम याद कर सकते हैं विबग्योर को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाता है हमारा एक और कॉन्सेप्ट जो कि न्यूटन एक्सपेरिमेंट। अब न्यूटन बाबा ने क्या बोला कि आप अगर एक प्रिज्म के आगे, अगर आप एक प्रिज्म के आगे एक और उल्टा प्रिज्म लगा दोगे तो वापस से व्हाइट लाइट मिल जाएगी। यानी मैंने करा, अब ये व्हाइट अलग अलग 7 कलर के अंदर फैल गया, अगर सामने उल्टा प्रिज्म होगा तो वापस से लाइट जुड़ जाएगी और एक व्हाइट लाइट वापस से बन के बाहर आ जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ, जो कि ये बोलता है कि रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट पहले फैली फिर वापस से रिकंबाइन होकर व्हाइट के अंदर कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब देखना, अब आ रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ रेनबो। जो रेनबो बनता है हमारे अंदर, हमारी धरती के अंदर, पृथ्वी के अंदर, वो कैसे बनता है और इसका डायग्राम बेटा बार बार पूछा जाएगा पेपर के अंदर, यहीं से ही सवाल आएगा। देखो क्या होता है, इसके अंदर 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। सनलाइट आती है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, सनलाइट आती है। अब यहां पर क्या होगा, ये बूंद है, ये ड्रॉप है, पानी की ड्रॉप, पानी की ड्रॉप एक्ट लाइक अ प्रिज्म, यहां पर होगा डिस्पर्जन। स्प्लिटिंग ऑफ सबसे पहले होगा यहां पर डिस्पर्जन, याद रखना सबसे पहले हो जाएगा इस पॉइंट पर डिस्पर्जन, अलग अलग रंग के अंदर टूट जाएगा। अब यहां पर होगा बेटा क्या, रिफ्लेक्शन, देख सकते हो रिफ्लेक्शन होगा। अब यहां पर रिफ्लेक्शन होगा और यहां पर होगा रिफ्रैक्शन, क्या होगा, रिफ्रैक्शन, याद रखना है ना। यहां पर हुआ डिस्पर्जन, इसके बाद क्या हुआ, रिफ्लेक्शन, फिर हुआ रिफ्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप देख सकते हो सनलाइट आई, पहले अलग अलग रंग में बट गई, फिर वो रिफ्लेक्ट करती है, फिर क्या करती है, फिर वो रिफ्रैक्ट करती है, और इस वजह से आपको रेनबो जो है वो दिख पाता है। अब इसको आप अपनी भाषा के अंदर समझा सकते हो कि एक ड्रॉपलेट होती है, व्हाइट लाइट आती है, वो डिस्पर्स करती है 7 रंग के अंदर, फिर रेन ड्रॉपलेट के अंदर रिफ्लेक्ट करती है और वापस आती है और फिर रिफ्रैक्ट करती है और आपको रेनबो देखने को मिल सकता है। तो पूरे के पूरे यहां पर लिखा भी हुआ है। और याद रखना रेनबो कब फॉर्म होता है, जब आपके इन्वायरमेंट के अंदर पानी की वाटर ड्रॉपलेट्स हों, है ना, सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स हों, अगर वो नहीं होगा तो रेनबो नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा एक पॉइंट और याद रखना, रेनबो ना हमेशा सूरज की दूसरी तरफ बनता है, अपोजिट साइड बनता है ना, ये पॉइंट हमेशा याद रखना, है ना, कि हमेशा सूरज होता है सामने, आपका रेनबो बनता है अपोजिट साइड में बनता है। अब देखते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। देखो रिफ्रैक्शन बेसिकली आपको पता है बेंडिंग ऑफ लाइट है ना। अब क्या होता है ना, जब एक लाइट रे आती है ना, कहां से, दूसरे ब्रह्मांड से आ रही है ना, गैलेक्सी से आ रही है, स्पेस से आती है एक लाइट, तो बीच में क्या होता है, जैसे अर्थ के अंदर एंट्री होती है तो अर्थ के अंदर बहुत सारे क्या हैं, पार्टिकल्स हैं। उन पार्टिकल्स की वजह से क्या होता है, लाइट बेंड करने लगती है, बेंड करने लगती है, क्योंकि आपको बताया था रिफ्रैक्शन क्यों होता है, जब आपके पार्टिकल्स, जो आपका जो इन्वायरमेंट होता है वो बदलने लगता है, जैसे एयर टू ग्लास। सिमिलरली जब बहुत सारे चीजें आने लगती हैं बीच में तो लाइट जो होती है वो बेंड करने लगती है, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, याद रखना। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि स्टार क्यों ट्विंकल करता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोलते हैं ना, क्यों, क्योंकि इसका रीजन ये है स्टार बहुत ज्यादा दूर है, तो स्टार में से जो लाइट आती है उसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, जिस वजह से हमें ऐसा लगता है कि स्टार जो है वो क्या कर रहा है, स्टार ट्विंकल कर रहा है। उसके अलावा एक्चुअली में जो स्टार आपको लगता है ना, स्टार मतलब देखो इमेजिन करो स्टार यहां पर है, स्टार एक्चुअली में यहां पर है, बट स्टार की लाइट रिफ्रैक्ट होकर आपको यहां तक पहुंच रही है, तो आपको लगता है कि स्टार ऊपर है, यानी जो स्टार आपको दिखता है ना, एक्चुअली में वहां पर स्टार नहीं है, स्टार उससे नीचे है। और ये भी किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, है ना। उसके अलावा और भी कॉन्सेप्ट है कि डिले सनराइज, डिले सनसेट, यानी आप जब सूरज देख पाते हो ना, जब सनराइज हो रहा होता है, आप सूरज उगने से 2 मिनट पहले ही देख लेते हो। कैसे देख लेते हो, सूरज नीचे होता है पर सूरज की लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट होकर आप तक पहुंच जाती है, बट आपको लगता है कि जो है सूरज वो उग चुका है। सेम केस होता है किसके अंदर, जब आपका सूरज डूब रहा होता है। तो ये हो गया आपका डिलेड सनसेट एंड डिलेड सनराइज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब एक सवाल आ जाता है कि जो प्लेनेट होते हैं वो ट्विंकल ट्विंकल क्यों नहीं करते, क्योंकि देखो पहली चीज जो होती है ना, प्लैनेट्स जो है ना आपके, वो हमसे उतना दूर नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या है, प्लैनेट्स आर क्लोजर, जबकि जो आपका जो स्टार है वो बहुत दूर है, तो जिस वजह से रिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, जबकि प्लैनेट्स जो है वो क्लोजर है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहां पर रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन उतना नहीं होता। अगला और आखिरी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का आ जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या बोलती है, जब एक लाइट आती है और छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ना, तो लाइट जो है ना अलग अलग डायरेक्शन में क्या करती है, स्कैटर कर जाती है, टूट जाती है। जैसे इमेजिन करो एक लाइट रे आ रही है, अब यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल हैं, इसकी वजह से अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर जाएगी, आपकी जो लाइट रे है वो टूट जाएगी, फैल जाएगी, है ना। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्कैटरिंग। यानी स्कैटरिंग क्या होता है, जब आपका एक पार्टिकल सामने आ जाता है तो क्या करता है, वो पार्टिकल जो है उस लाइट रे को क्या करा देता है, अब्सॉर्ब करके वापस से रीअब्सॉर्ब कर देता है और हर जगह पर फैला देता है। तो बेसिकली ये भी एक टाइप का स्प्लिटिंग ऑफ लाइट ही है, लाइट अलग अलग जगह क्या करती है, फैल जाती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं। पहली चीज आप देख सकते हो, जब सूरज उगता है सुबह सुबह तो हमेशा आपको लाल कलर का दिखता है ना,
और आपने देखा है आपका जो स्काई है वो ब्लू है। क्यों है ब्लू? क्योंकि लाइटें आती हैं, ठीक है, लाइटें आती हैं, व्हाइट लाइट आती है। अब व्हाइट लाइट आई, जैसे ही वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर घुसी, जैसे इमेजिन करना ये आपकी पृथ्वी है, ये व्हाइट लाइट आई, अब ये पृथ्वी के इन्वायरमेंट के अंदर घुसी, तो जैसे ही वो घुसी तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होने लगेगी। सबसे पहले कौन स्कैटर होगा? जो सबसे कमजोर होगा। सबसे कमजोर कौन था? याद करो, विबग्योर में, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम थी। यानी ये याद रखना, विबग्योर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे कम वेवलेंथ होती है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। तो यानी ये जो कलर है स्कैटर कर जाते हैं, ये डर जाते हैं और ये पूरी जगह फैल जाते हैं। इस वजह से आपका जो स्काई है वो पूरा आपको ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है, ब्लू कलर का। बट जब सनराइज या सनसेट होता है तो स्काई कैसा दिखता है? रेड कलर का दिखता है। क्यों? क्योंकि जब सनराइज या सनसेट होता है तो आपका सूरज जहां होता है तो लाइट को बहुत दूर तक ट्रेवल करके आना होता है ना, बहुत दूर तक। अब यहां पर ब्लू कलर तो पहले ही स्कैटर हो गया, ब्लू के बाद बारी आती है किसकी? ग्रीन, येलो, फिर बच जाता है रेड। तो इस वजह से रेड यहां पर आकर क्या हो जाता है? स्कैटर होना स्टार्ट करता है। इस वजह से आपको दिखता है कि आपका जो स्काई है वो रेड हो गया है। कब? जब सनराइज है फिर सनसेट है, ठीक है। तो ब्लू और रेड क्यों होता है ये मैंने आपको बता दिया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसके अंदर पूछ लेता है। लास्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है बेटा? समझ लो, बेसिकली आपने देखा होगा, अगर आप एक मिक्सचर बनाओगे, है ना, कोई मिक्सचर बनाओगे, आपने 9th क्लास के अंदर एक्सपेरिमेंट भी करा होगा, उसमें से लाइट रे पास करोगे तो आपको उसमें से लाइट की जो पाथ है वो दिखने लगता है, और उसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। यानी लाइट स्कैटर व्हेन इट स्ट्राइक्स द पार्टिकल इन कोलाइड। जब हम कोलाइड सोल्यूशन बनाते हैं और उसमें से हम लाइट को पास करते हैं तो लाइट के पाथ को हम देख पाते हैं, है ना। आप देख पाते होगे जब आप जंगलों में जाओगे तो उसमें से जो सूरज की जो रोशनी का पाथ है वो दिख पाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनकी मदद से क्या हो रहा है? स्कैटरिंग हो रही है लाइट की, इस वजह से मुझे वो लाइट एग्जैक्टली देख पा रहा हूं मैं। और उसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या? उसी इफेक्ट को हम बोलते हैं क्या? टिंडल इफेक्ट। आई होप यहां तक ये सारी की सारी चीजें समझ आ गई होंगी। यहां पर हो जाता है आपका चैप्टर पूरा का पूरा खत्म। अब आपको एक क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस हैं, कमेंट में बताना है। पहला है ये, आप फटाफट से देखो आंसर दो, और दूसरा जो आपका क्वेश्चन है वो है ये, विच फिनोमेना इज रिस्पांसिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ लाइट। बताओ किसकी वजह से ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। टेक केयर, लव यू ऑल। अगला चैप्टर किसका चाहिए कमेंट में जरूर बताना।